तुम डाल डाल हम पात पात। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने एक एक करके अलग अलग वर्गों को टारगेट किया परेशान करने के लिए, ठीक उसी तर्ज पर राहुल गांधी एक एक करके अलग अलग वर्गों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास में लोगों का जो फीडबैक मिल रहा है राहुल गांधी को लेकर, लोगों के बीच जैसा विश्वास पनप रहा है, वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी और उनकी पार्टी के लिए आने वाले दिनों में बड़का संकट बन सकता है। अपनी जोड़ने की कड़ी में राहुल गांधी बड़ही समाज के बीच पहुंचे थे, कुर्सी बनाना सीख रहे थे, रंधा वगैरह चला रहे थे। इस वीडियो में हम राहुल गांधी के इन प्रयासों पर बेहद कम शब्दों में और अच्छे से बात करेंगे कि अब तक उन्होंने क्या क्या किया है, और यह भी बताएंगे कि किस तरीके से एक एक वर्ग को मोदी सरकार ने बारी बारी से परेशान करने के लिए किस तरह से टारगेट किया। दोनों के कारनामों को ध्यान से देखिएगा। इसके साथ ही बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की कि आखिर क्यों आधा अधूरा कार्यक्रम छोड़कर, बीच में कार्यक्रम छोड़कर दोनों राजस्थान छोड़ निकल गए दिल्ली। ये कहानी बहुत कुछ कहती है, ध्यान से देखिएगा। इसके साथ ही बात करेंगे मणिपुर की। यहां पर अब तक बीजेपी के अन्य नेताओं तथा बड़े बड़े अधिकारियों के घरों पर हमले की खबर आ रही थी। कल ही खबर आई कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं मणिपुर के, उनके घर पर भी हमला हुआ। लेकिन इन सबको तो छोड़ दीजिए, अब वहां के मुख्यमंत्री का घर भी संकट के बीच घिर चुका है, ऐसी खबर आ रही है। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश की। वहां की राजनीति में एक अनोखा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। जिस बीजेपी का इतिहास अधिकारियों को जबरन रिटायर करने का रहा है, एमपी में खेल दूसरे चल रहा है। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाइएगा। सबसे पहले बात राहुल गांधी की कर लेते हैं, मगर राहुल गांधी की बात करने से पहले देश के वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करनी जरूरी है, उसके बिना बात पूरी नहीं हो। पिछले 10 सालों में राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए जितनी कड़ी मेहनत, जितना झूठ, जितना प्रयास और जितना खर्चा एक राजनीतिक दल ने किया, शायद दुनिया के इतिहास में अब तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि जब किसी की छवि को बिगाड़ने के लिए इतना खर्चा किया गया हो। मगर इस वीडियो में हम बात जोड़ने और तोड़ने की करने वाले हैं, तो आइए शुरू से समझ लीजिए किस तरीके से मोदी सरकार ने एक एक करके समाज के बहुत सारे वर्गों को प्रताड़ित किया है। याद करिए नोटबंदी। बड़े बड़े सेठ भले ही नोटबंदी से बड़े हो गए हों और बड़े हो गए हों, लेकिन छोटे कारोबारियों की क्या हालत हो गई ये किसी से छिपी हुई नहीं है। एक झटके में नोटबंदी ने बहुतों की जेब खाली कर दी। इसके बाद बची खुशी कमर जीएसटी ने तोड़ दी। वन नेशन वन टैक्स के नाम पर एक व्यवस्था लाई गई जो खुद ही वन नहीं थी। इसके बाद याद करिए एनआरसी और सीएए का मामला, विरोध प्रदर्शनों में किस तरीके से एक साथ करोड़ों भारतीयों को दुश्मन की तरह प्रस्तुत किया जाने लगा। पूरा का पूरा गोदी मीडिया और भाजपा नेता तथा उनके समर्थक खुलकर मुसलमानों को आतंकवादी और पाकिस्तान परस्त बताने में लग गए। याद करिए शाहीन बाग में बैठी हुई मुस्लिम महिलाओं के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। इसके साथ ही इसके कुछ दिन बाद 3 कृषि कानूनों को याद कर लीजिए। 1 साल तक लगातार हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के बाहर धरने पर बैठे रहे। खबरों के अनुसार 700 से अधिक किसानों की जान चली गई। ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ झेलते हुए किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। इन किसानों के लिए, इन्हें परेशान करने के लिए, इन्हें प्रताड़ित करने के लिए, डराने धमकाने के लिए मोदी सरकार ने कोई जरिया नहीं छोड़ा। बीजेपी नेताओं से हमला करवाना हो, बदमाशी दिखानी हो, सड़कों पर लोहे की कीलें लगानी हो, बिजली तथा पानी की आपूर्ति काटनी हो, या फिर इन्हें आतंकवादी, उग्रवादी या खालिस्तानी बताना हो, कोई भी हथियार छोड़ा नहीं गया। वो तो भला हो भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था का, जिसमें समय समय पर चुनाव आते रहते हैं। चुनाव आ गया और सरकार मजबूरन झुक गई और प्रधानमंत्री को एहसास हुआ कि उनकी ही तपस्या में कोई कमी रह गई थी। चुनाव नहीं आता तो शायद तपस्या में कोई कमी भी नजर नहीं आती। इसके बाद देश भर के उन हजारों डॉक्टरों को याद कर लीजिए, मेडिकल स्टाफ को याद कर लीजिए, जो कोविड के टाइम पर अपनी और अपने परिवार के लोगों की जान जोखिम में डालकर आपकी और हमारी मदद में लगे थे। उस वक्त तो मोदी सरकार ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसा दिया, उन्हें चने की झाड़ पर चढ़ा दिया और जैसे ही उनकी जरूरत खत्म हो गई उनको लात मारकर अस्पतालों से बाहर कर दिया गया। इसके बाद याद करिए देश के उन करोड़ों नौजवानों जो सेना में भर्ती होकर देश के लिए जान कुर्बान करने की तथा देश की सेवा करने की इच्छा रखते थे। अग्निवीर योजना लाकर किस तरीके से तथाकथित देशभक्त सरकार ने इन नौजवानों के सपनों को कुचलने का काम किया, और जब ये नौजवान इस योजना का विरोध करने लगे तो इन्हें भी कामचोर तथा बदमाश जैसे शब्दों से नवाजा गया। धमकियां यहां तक दी गई कि जो भी नौजवान प्रदर्शन करता हुआ दिख जाएगा, वीडियो में आ जाएगा, उसे किसी भी भर्ती में हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा, उसे बाहर कर दिया जाएगा। देश की महिला पहलवानों को याद कर लीजिए। भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करते करते महीनों बीत गए, मगर कुछ नहीं हुआ। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे और ठीक उसी के बाहर देश की महिला पहलवान दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली की पुलिस द्वारा घसीटी जा रही थी। महिला पहलवानों की खटिया, बिस्तर, खाना पीना सब कुछ उठा लिया गया, मगर भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह आज भी छाती तान कर चुनाव प्रचार कर रहा है। उसे कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पत्रकार जब सवाल कर देता है कि क्या आपका टिकट कट सकता है, तो ब्रजभूषण सिंह धमकी भरे लहजे में पूछने लगते हैं कि तुम काटोगे टिकट? काट दो। सोच कर देखिए ये भरोसा कहां से आता है कि टिकट नहीं कटेगा। इसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यदि देखा जाए तो शायद ही ऐसा कोई समाज, ऐसा कोई वर्ग बचा हो जो प्रताड़ित किए जाने से छूट गया हो। बताने लगे तो कई घंटों का समय बीत जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार एक एक वर्ग को जोड़ने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी गुरुवार को दिल्ली के कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट पहुंचे। यहां पर उन्होंने बढ़ई कामगारों से कुर्सी बनाना सीखा, लकड़ी पर आरी और रंदा चलाया, कारखाने में काम कर रहे कर्मचारियों से बातचीत की
की उनका हालचाल जाना। इसके पहले राहुल गांधी दिल्ली के ही आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर देखे गए थे, जहां पर वो कुली के यूनिफॉर्म में थे, सर पर सामान उठाकर चल रहे थे। इसके कुछ दिन पहले दिल्ली के कुलियों ने राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जताई थी और राहुल गांधी को इस बात का पता चला तो उन्होंने स्टेशन पर जाकर ही कुलियों से मुलाकात की। इससे पहले यदि देखा जाए तो अप्रैल के महीने में दिल्ली में ही राहुल गांधी यूपीएससी तथा एसएससी की तैयारी कर रहे नौजवानों से मिले, उनकी समस्याओं को जाना, बातचीत की। इसके बाद बेंगलुरु में राहुल गांधी डिलीवरी बॉय से मिलते हुए दिखे थे। फिर हमने देखा कि राहुल गांधी अंबाला से चंडीगढ़ तक 50 किलोमीटर की यात्रा ट्रक में बैठकर करते हैं तथा ट्रक ड्राइवरों और उस पर काम करने वाले लोगों से उनकी समस्याएं जानते हैं। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, राहुल गांधी जब विदेश में थे तो वहां पर भारत के पंजाब से जो लोग जाकर ट्रक चला रहे थे उनसे पूछा कि आप लोग ऐसा क्या करते हैं कि आपकी कमाई ज्यादा है और भारत के ट्रक ड्राइवरों की कमाई कम क्यों है। इसके बाद जून महीने में राहुल गांधी गैराज मैकेनिक्स के साथ मिलकर काम करते हुए दिखे, मोटरसाइकिल रिपेयर करते हुए दिख रहे थे। आपने देखा कि हरियाणा के सोनीपत में किसानों के साथ धान की रोपाई करते हुए भी दिखे थे। जहां पर किसान महिलाओं ने राहुल गांधी के घर जाने की इच्छा जताई तो उन्हें प्रियंका गांधी के घर ले गए, वहां महिलाओं को खाना पीना खिलाया, उनमें से किसी महिला की आंख का इलाज भी करवाया था। इसके तत्काल बाद आजादपुर सब्जी मंडी में सुबह सुबह राहुल गांधी पहुंच गए और इससे पहले जिस सब्जी विक्रेता का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ था संभवतः उसी से मिलने के लिए पहुंचे थे, मगर बाद में उस विक्रेता से अपने घर पर मुलाकात की। 2-4 दिन पहले आपने यह भी देखा था कि छत्तीसगढ़ में कई किलोमीटर तक राहुल गांधी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, लोगों से मिलजुल रहे थे, महिला खिलाड़ियों से मिलकर बातचीत कर रहे थे। और इन सब के पहले आपने देखा था कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर भारत के हर एक वर्ग से लगातार मिलने का काम किया। हर एक वर्ग से मिल लेने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि राहुल गांधी तुरंत सबकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, ऐसा करना किसी के लिए भी संभव नहीं है, मगर लोगों के मन में यह विश्वास दिलाना बड़ी बात होती है कि कोई है जो उनकी समस्याओं को सुनना चाहता है, कोई है जो उनकी समस्याओं पर विचार करना चाहता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से साल 2013 में आज के प्रधानमंत्री एक उम्मीद बनकर आए थे, हर एक वर्ग की समस्याओं को जोर शोर से उठाया करते थे, मगर सत्ता मिलने के बाद मुद्दों को उठाना तो बहुत दूर की बात है, जो लोग मुद्दा उठाते हैं उनकी जबान बंद करवा दी जाती है और लोगों का मुद्दा दबा रहे इसके लिए गोदी मीडिया का पूरा लश्कर तैयार कर दिया गया है। दिन रात हिंदू मुस्लिम ठेले रहो ताकि असल मुद्दों पर चर्चा न हो। सत्ता में आने से पहले आज के प्रधानमंत्री ने जिन मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा था, सत्ता मिलने के बाद ठीक उसके विपरीत कार्यशैली नजर आई। 2014 से पहले 410 रुपए का जो सिलेंडर बहुत महंगा लगता था, एक मैडम सिलेंडर उठा के सड़कों पर दौड़ने लगती थी, आज सत्ता मिलते ही उस सिलेंडर का दाम लगभग 3 गुना कर दिया गया। हाल फिलहाल में 200 रुपए घटा है, लेकिन 800 बढ़ाकर 200 रुपए घटा देना कोई राहत की बात नहीं कही जा सकती। उस वक्त जो डीजल पेट्रोल बहुत महंगा लगता था, जिस डीजल पर उस वक्त 3 रुपए के आसपास ड्यूटी लगती थी, आज उसे बढ़ाकर 5 गुना से भी अधिक कर दिया गया, यानी 5 गुना बढ़ा दिया गया। लेकिन आज डीजल पेट्रोल के नाम पर किसी की जबान से एक शब्द नहीं निकलता। उस वक्त दिल्ली का निर्भया कांड पूरी दुनिया में चर्चा का विषय था, जबकि यदि तथ्यों को देखा जाए तो उस वक्त की सरकार ने पीड़िता को बचाने का कोई प्रयास छोड़ा नहीं था और किसी भी रूप में पीड़िता को टारगेट नहीं किया गया। लेकिन आज के हालात ये हैं कि रेप पीड़िताओं को ही टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है, उनके चरित्र पर सवाल उठाया जाने लगता है तथा दोष सिद्ध बलात्कारियों को जेल से रिहा कर दिया जाता है। मणिपुर में पिछले 5 महीनों से आग लगी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, वोट मांगने में व्यस्त हैं, अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाने में व्यस्त हैं। कल तक यूट्यूब पर पत्रकारिता करने वालों को जो लोग हीन दृष्टि से देखा करते थे और ये बताने की कोशिश करते थे कि ये लोग फालतू टाइप के हैं, कुछ नहीं कर पाए तो यूट्यूब पर आ गए हैं, आज वही लोग, बल्कि उनके मुखिया, उनके भगवान खुद ही यूट्यूब पर आकर अपना चैनल लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए और घंटा बजाने की अपील कर रहे हैं। मगर फिर भी हकीकत यह है कि सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी के दर्शकों का रुझान दिन पर दिन समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है और ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। आप खुद जाकर देख सकते हैं, जिनके फॉलोअर और सब्सक्राइबर करोड़ों में हों और देखने वाले कुछ हजार में हों तो समाप्ति नहीं तो क्या कहा जाएगा। अब जरा मणिपुर के हालात के बारे में जान लीजिए। मणिपुर के जो भाजपा अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि इस वक्त प्रदर्शनकारी भीड़ हाई प्रोफाइल लोगों के घरों और उनके दफ्तरों पर हमले कर रही है। इसके पहले भी बीजेपी नेताओं के घरों पर हमले की तथा बड़े बड़े अधिकारियों के घरों पर हमले की कई खबरें आई थी। जिस वक्त हम ये वीडियो शूट कर रहे थे उसी वक्त खबर आई कि मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के घर पर भी हमले का प्रयास किया गया है। सोच कर देखिए, जिस राज्य में मुख्यमंत्री के घर पर हमले का प्रयास किया जा सकता है उस राज्य में आम आदमी की सुरक्षा का क्या हाल होगा। मगर दैनिक भास्कर के पत्रकार ने भाजपा अध्यक्ष से जब सवाल किए तो उनके जवाबों पर जरा फोकस करिए। उनसे जब पूछा गया कि भीड़ ने आपके घर पर हमला क्यों किया तो उन्होंने कहा कि भीड़ मुझे लेकर इसलिए उग्र थी क्योंकि उन्हें बताया गया था कि भाजपा अध्यक्ष ने महिलाओं को नग्न घुमाने वाली घटना की निंदा की, लेकिन 2 मैतेई छात्रों की हत्या वाली घटना पर कुछ नहीं कहा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं मणिपुर के किसी भी हिस्से में हो रहे कार्य की निंदा करती हूं। इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि मणिपुर के मुख्यमंत्री साहब की मुलाकात हुई, वो इस बारे में क्या कहते हैं, तब इनका जवाब है कि सीएम बीरेंद्र सिंह 3 मई से हिंसा को काबू करने के लिए सारे कदम उठा रहे हैं, मिनट दर मिनट
हर रिपोर्ट पर नजर बनाए हुए हैं। भारत सरकार और मणिपुर सरकार तालमेल के साथ काम कर रही है, यानी कि भाजपा अध्यक्ष ने अपने जवाबों के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि डबल इंजन की सरकार शांति बहाल करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। मगर सवाल तो यह है कि 5 महीने हो गए, ये कौन सा प्रयास है जो सफल नहीं हो रहा है। उससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि इतने बड़े स्तर पर एक राज्य को जलाने की तैयारी हो रही थी, तो क्या राज्य की मशीनरी चद्दर तान के सो रही थी? मणिपुर पुलिस को 3 मई से पहले पता क्यों नहीं चला कि राज्य में कुछ इतना बड़ा होने वाला है? यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है। मणिपुर भाजपा अध्यक्ष ने इशारों में कहा कि कुछ लोग ऐसा करवा रहे हैं, मगर सवाल यह है कि वो कौन लोग हैं जो मणिपुर की राज्य सरकार से भी ज्यादा ताकतवर है और दिल्ली सरकार से भी ज्यादा ताकतवर है? आखिर उनका पता डबल इंजन की सरकारों को क्यों नहीं लग रहा है? ये सारा खेल क्या है? क्या जो लोग मणिपुर को जला रहे हैं वो डबल इंजन से भी ज्यादा मजबूत हैं? और इन सब के बाद जब मणिपुर की भाजपा अध्यक्ष को भरोसा है कि उनकी सरकार सही काम कर रही है, तो फिर उन्हें डर किस बात का है? डरने की क्या जरूरत है? भरोसा रखिए, आपकी डबल इंजन सरकार है ना। आम जनता भले मर जाए, जल जाए, उसकी इज्जत लूट ली जाए, आपको तो सुरक्षा मिलेगी ही। लेकिन यहाँ दोनों खेला चल रहा है। सरकार बहुत बढ़िया काम भी कर रही है और डर भी है कि हमारा घर कोई न जला दे। वैसे जिस राज्य में मुख्यमंत्री के घर पर हमले की कोशिश कर दी जाए, वहां पर बाकी लोगों की हैसियत क्या होगी, आप कल्पना करके देखिए। मणिपुर या हरियाणा या फिर देश का कोई अन्य क्षेत्र जलता है तो जलने दीजिए। ज्यादा जरूरी चुनाव है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री तक आने वाले 5 विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत एक्टिव हो चुके हैं, पैनी नजर बनाए हुए हैं। 24/7 ड्यूटी चल रही है, कहीं कोई कमी न रह जाए, क्योंकि ये 24 का सेमीफाइनल जो है। लेकिन आए दिन अलग अलग राज्यों से बीजेपी के लिए जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, वो अच्छे संकेत तो नहीं दे रही हैं। पिछले दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने जयपुर के एक होटल में बुधवार को देर रात तक प्रदेश के प्रमुख नेताओं के साथ बैठकें की। दैनिक भास्कर के अनुसार परिवर्तन यात्रा में भीड़ कम जुटने से या भीड़ न जुटने को लेकर जेपी नड्डा और अमित शाह काफी नाराज थे। नेताओं की गुटबाजी के चलते भी कई जगह स्थानीय नेताओं के विरोध जैसी घटनाओं पर भी इन लोगों ने नाराजगी जताई। इसके साथ ही प्रदेश स्तर पर नेताओं के बीच जो खींचतान चल रही है, ऐसे मुद्दों पर भी नड्डा और अमित शाह नेताओं को नसीहत देते हुए नजर आए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि संघ के पदाधिकारियों के साथ जो अगली मीटिंग होने वाली थी, इसके साथ ही जो अन्य कार्यक्रम थे, उन सबको छोड़ छाड़ कर अचानक सबको कैंसिल कर दिया गया और भाजपा अध्यक्ष तथा गृह मंत्री दिल्ली वापस आ गए। और अचानक कार्यक्रमों के रद्द होने तथा दिल्ली वापसी को लेकर कोई कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। भाजपा के कार्यक्रमों में भीड़ की कमी होना कोई नई बात नहीं है। हाल फिलहाल में लगातार देखा जा रहा है, खाली कुर्सियां हर जगह दिख जाती हैं। पिछले वर्षों में भी देखा गया कि जुगाड़ वाली भीड़ जुटाई जाती रही। कभी किसी योजना के लाभार्थियों को जुटा लिया गया, कभी सुरक्षा कर्मियों की फौज बैठा दी गई। बाकी किस तरीके से दिहाड़ी और खाना पीना बांट कर बुलाया जाता है वो तो आप सब जानते ही हैं। उधर मध्य प्रदेश में एक मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। इस पर हमने पहले भी किसी वीडियो में चर्चा की थी। मामला है निशा बागरे नाम की डिप्टी कलेक्टर का, जो अपने पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहती हैं, मगर उनका इस्तीफा ही मंजूर नहीं हो रहा है। यानी कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रही है। अनुसूचित जाति से ताल्लुकात रखने वाली निशा बांगरे 22 जून को इस्तीफा दे चुकी हैं, लेकिन अब तक सब कुछ लटका कर रखा गया है। अब इस मामले में उनका कहना है कि अनुसूचित जाति की एक महिला के साथ जिला प्रशासन तथा मध्य प्रदेश सरकार अन्याय कर रही है। एमपी प्रशासन हाई कोर्ट को भी गुमराह कर रहा है। हम न्याय मांगने के लिए जाएं तो कहां जाएं? अब मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आपको बता दें कि निशा बांगरे ने 335 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने का मन बना लिया है। इस दौरान वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गांव से भी होकर गुजरेंगी। निशा बांगरे का कहना है कि इनकी यात्रा 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के कार्यालय पर पहुंचेगी। तब तक यदि इनका इस्तीफा मंजूर नहीं होता है तो ये आमरण अनशन पर बैठ जाएंगी। आगे की जिम्मेदारी शिवराज सरकार की होगी। मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है और प्रशासनिक स्तर पर भी चल रहा है। मगर सोचने वाली बात यह है कि भाजपा की जो सरकार जबरिया अधिकारियों को रिटायर करने का इतिहास रखती है, हाल ही में आपने देखा उत्तर प्रदेश में आईपीएस अमिताभ ठाकुर को रिटायर कर दिया गया। इस पर अमिताभ ठाकुर ने अपने घर के बाहर बैनर लगा दिया था कि जबरिया रिटायर्ड। मगर मध्य प्रदेश में जबरिया इस्तीफा न लेने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ एक और मामला समझने वाला है। बताया जा रहा है कि हाल ही में एक डॉक्टर को उम्मीदवार बनाने के लिए एक दिन में ही सरकार ने इस्तीफा मंजूर किया और उसी दिन उन्हें टिकट भी दे दिया गया, जबकि निशा बांगरे 3 महीने से इस्तीफे की मंजूरी मांग रही हैं। वैसे बताया यह भी जा रहा है कि चूंकि निशा बांगरे इस्तीफा देकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं, शायद इसीलिए सारी कहानी बनाई जा रही है और कहानी फैलाई जा रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।